हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में जो हमारे दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो जनरल इलेक्टिव का जो सिलेबस है जिसका नाम है हेल्थ एंड डेवलपमेंट, मैं उसको पूरा कवर करूँगा और ये उसकी एक ही वीडियो बनेगी या फिर शायद दो दो पार्ट में मैं वीडियो बनाऊँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। और ये वीडियो मैं ज़्यादा लॉन्ग नहीं करना चाहता हूँ, लेंथी नहीं करना चाहता हूँ। नॉर्मल सा सिलेबस है इसका, ज़्यादा लेंथी सिलेबस नहीं है। इसमें ज़्यादातर आपको अपने दिमाग से ही सोच के लिखना है जो भी आपने अभी तक देखा या फिर पढ़ा या फिर समझा है। बाकी मैं कुछ इसमें जो भी ऐड करने के लिए होगा मैं उसमें ऐड कर रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूनिट नंबर 1 का, जिसके अंदर हमारे पास दे रखा है कि हेल्थ क्या होता है, वेल्थ और वेलफेयर क्या होता है, यूटिलिटी क्या होता है एंड यूटिलिटी एंड हेल्थ क्या होता है, कॉजेज़ क्या है, कॉन्सिक्वेंसेस क्या है और रीजनल वेरिएशंस क्या है हेल्थ केयर के अंदर। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हेल्थ क्या होता है। हेल्थ एक ऐसे पर्सन को हम हेल्थी नहीं कह सकते जो केवल जिम जाता हो और उसका जो दिमागी संतुलन ख़राब हो। वो जिम से तो एकदम उसकी बॉडी एकदम फिट हो और क्या हो, उसका ब्रेन अच्छे से वर्क नहीं करता हो, तो वो पर्सन क्या कहलाएगा? वो पर्सन हेल्थी नहीं कहलाएगा। हेल्थ का मतलब सिंपल सा ये होता है कि एक ऐसा पर्सन है जिसकी फिजिकली बॉडी फिट है, मेंटली भी उसका दिमाग, उसका शरीर फिट है और वो सोशली भी फिट है। यानी कि उसको समाज में भी वही रिस्पेक्ट, वही जो सोशल। अगर हम इकोनॉमिक लैंग्वेज में बात करें तो हेल्थ जो होता है वो किसी भी इकोनॉमिक का एसेट होता है। जैसे कि अगर एक इकोनॉमी है और उसके अंदर सारे के सारे बीमार लोग हैं, ओल्ड एज के लोग हैं, तो क्या वो इकोनॉमी ग्रो कर पाएगी? वो इकोनॉमी नहीं ग्रो कर पाएगी। अगर हम अभी जापान का एग्जांपल लें, लेटेस्ट है, उसके अंदर क्या हो रहा है? उसके अंदर जो लोग हैं वहाँ के, उनके ऊपर एज गैप बहुत ज़्यादा हो रहा है। एज गैप जैसे मान लीजिए 50 लोग हैं, 50 लोगों में से 40 लोगों की एज 60 प्लस है और 10 लोगों की एज है जो 60 से कम है। तो वो जो 40 लोग हैं उनकी देखभाल करने के लिए उन 10 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी। 10 लोग तो फिट हैं, वो जो 40 लोग हैं उनकी तबीयत ख़राब रहती है, उनको कुछ प्रॉब्लम है मेंटल लेवल पे, फिजिकल लेवल पे। तो उसके लिए क्या करेगा? उसके लिए सरकार को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा ताकि उनका इलाज हो सके। वहीं दूसरी बात करें अगर इकोनॉमिक एंगल्स में, तो जो 10 लोग बचे हुए हैं वो क्या करेंगे? वो पहले जॉब करेंगे, उनके पास जो अर्निंग आएगी वो उस अर्निंग को उन 40 लोगों पे खर्च करेंगे। क्या होगा उसके बाद? क्या उनके पास पैसा रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। वो क्या बनेगा? वो एक साइकिल बन जाएगा, पैसा आया और मेडिकल के थ्रू पैसा वापस चला गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हेल्थ जो है वो इकोनॉमिक एसेट है, लेकिन ये कैसे किसी भी इकोनॉमी के लिए हेल्पफुल होता है? अगर किसी भी इकोनॉमी में जो रहने वाले लोग हैं उनकी अगर हेल्थ अच्छी होगी तो क्या होगा? वो वहाँ की इकोनॉमी की इम्प्रूव होगी अर्निंग कैपेसिटी। जैसा मैंने अभी आपको एग्जांपल में बताया, वहाँ की जो इकोनॉमिक डिपेंडेंसी है वो रिड्यूस होएगा आपस में एक दूसरे के ऊपर। देन नेक्स्ट अगर हम बात करें वेलफेयर इकोनॉमिक्स के बारे में, वेलफेयर इकोनॉमिक्स का मतलब ये होता है, ये मेज़र करता है वेल बीइंग को, हेल्थ स्टेटस को लेके। ये सिर्फ इनकम को फोकस नहीं करता है, ये हेल्थ स्टेटस को लेके वेलबींग को मेज़र करता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कुछ इंडिकेटर्स, कैसे हम पता लगाएंगे किसी की इकोनॉमी में जो हेल्थी लोग हैं वो कितने हैं, कैसे हैं? तो हमारे पास कुछ इंडिकेटर्स आते हैं, जैसे कि सबसे पहले बात हमारा आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। देन हमारा आता है लाइफ एक्सपेक्टेंसी। नेक्स्ट हमारा आता है डिसेबिलिटी एडजस्टेड लाइफ ईयर्स। अगर हम रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात करें तो केरला का जो हाई लिटरेसी और हेल्थ इंडिकेटर को रिलेट करता है बेटर इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। यानी कि जो केरल है, केरला के अंदर लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा हाई है, वो तो एकदम टॉप पे है पूरे इंडिया में। और जो हेल्थ इंडिकेटर्स है वहाँ का देखा आप को रिलेट कर रहा होगा, यानी कि कैसे वहाँ का लिटरेसी रेट अच्छा है, हेल्थ इंडिकेटर अच्छा है, तो वहाँ का क्या है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी अच्छी तरह से हो रहा है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यूटिलिटी एंड हेल्थ के बारे में, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक मॉडल है जिसे हम कहते हैं ग्रॉसमैन्स मॉडल। इसके अंदर क्या होता है, हेल्थ को एक कैपिटल स्टॉक की तरह ट्रीट किया जाता है। यानी कि इंडिविजुअल इन्वेस्ट इन हेल्थ थ्रू न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड मेडिकल केयर। और यहाँ पे एक और चीज़ जानने की बात है, इस जो मॉडल के अंदर है, हेल्थ जो होता है वो एज के साथ में डेप्रिसिएट होता जाता है। यानी कि आज एक 21 ईयर्स का, 22 ईयर्स का कोई लड़का है या फिर लड़की है, कोई भी है,
तो उसकी जो हेल्थ होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, यानी उसको कोई बीमारी मुश्किल ही होगी, मतलब ये कह नहीं सकते ऐसा कि नहीं होगी, बट हाँ उसके अंदर अगर कोई 60 साल प्लस का कोई अगर है और कोई 20 प्लस का है, 60 से नीचे है, तो उसके अंदर हेल्थ के अंदर बहुत सारे फ़र्क आएंगे। बीमारियां भी अलग अलग टाइप की होती हैं। मान लीजिए 20 वाले के अंदर क्या है, कोई बीमारी आती है तो क्या होता है 2-3 दिन के अंदर वो रिकवर कर जाता है, क्योंकि उसके अंदर वो कैपेसिटी होती है, वो उस बीमारी को डिफीट कर देता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो 60 वाले के पास है, उसके अंदर कोई बीमारी आती है तो क्या करता है, वो रिकवर नहीं हो पाता इतनी ईजिली, यानी कि वो डिफीट उसे नहीं कर पा रहा उस बीमारी को। यानी अगर हम एक तरफ से भी कह सकते हैं 60 वाले के अंदर एंटीवायरस जो थे वो ख़त्म हो चुके हैं। और ये जो ग्रॉसमैन मॉडल होता है, इसके अंदर क्या होता है, जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं हेल्थ के अंदर, जैसे न्यूट्रिशन लेके, एक्सरसाइज करके और मेडिकल केयर कर पे। अब देखिए मेडिकल केयर का करने का मतलब ये नहीं है कि आप जब बीमार हों तब उसके आपको फीवर आया उसके बाद आप जाके मेडिसिन ले रहे हैं, ये मेडिकल केयर नहीं कहलाएगा। ये कहलाएगा भाई आप बीमार हुए, आपने जाके दवा ले लिया। मेडिकल केयर का सिंपली मतलब ये भी होता है कि आपको महीने में 15 दिन में अपनी जो बॉडी का चेकअप है वो करवा लेना चाहिए, जिससे अगर आपके अंदर कोई बीमारी हो, जैसे आप सभी को पता होगा कैंसर के कई सारे स्टेजेस होते हैं, तो अगर मान लीजिए आपको आप में से किसी को ऐसा पता चल रहा है कैंसर के आप 3rd स्टेज पे पहुंच चुके हैं, यानी कि ये क्या है, ये लापरवाही को भी दिखाता है कि अगर आप 1st स्टेज पे थे उसी टाइम अगर आपने चेकअप करवा लिया होता तो हो सकता है आपके सर्वाइवल के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते। नेक्स्ट अगर हम बात करें रीजनल वेरिएशन इन हेल्थ केयर, अब देखिए इसका मतलब क्या होता है, आपने भी देखा होगा अगर कोई गांव में है और कोई शहर में, हम यहाँ पे 2 एग्जांपल लेते हैं, एक गांव का लेते हैं एक शहर का लेते हैं, ठीक है। गांव में जैसे कि एक वहाँ पे क्या होगा, वहाँ का जो हॉस्पिटल होगा वो देखेंगे कि गांव से कितनी दूरी पे हॉस्पिटल बना हुआ होता है, यानी कि जाते जाते ये बंदा ख़त्म हो जाए, इतनी दूरी पे हॉस्पिटल्स बने होते हैं। तो ये क्या दिखाता है, ये दिखाता है कि एक कंट्री के अंदर ही रीजनल लेवल पे कैसे कैसे जो इंफ्रा होते हैं जो हेल्थ से रिलेटेड हैं वो कैसे चेंज होते हैं। चेंज मतलब कहीं पे कहीं ज़्यादा है, कहीं पे कम है। अगर हम बात करें दिल्ली की, अब आप देखेंगे दिल्ली में कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, यानी कि अगर आप दिल्ली में रह के, क्या आप ऐसा सोचेंगे भाई मैं दिल्ली में रह रहा हूँ अब मैं पटना चला जाऊँ अपना इलाज करवाने के लिए, नहीं। आप क्या सोचेंगे, अगर आप पटना में रह रहे हैं तो आप दिल्ली में आएंगे इलाज करवाने के लिए, क्योंकि दिल्ली में क्या है, बहुत सारे एम्स हैं और सफदरगंज हॉस्पिटल्स हैं, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, अपोलो है और भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं। अगर वही हम बात करें जो गांव के लेवल पे है, तो मैंने अभी आपको बताया कि गांव के लेवल पे क्या है कि आपको एक हॉस्पिटल क्या, आपको एक डॉक्टर ढूंढने के लिए भी बहुत ज़्यादा दूर जाना पड़ता है, यानी कि एक डॉक्टर क्या है बहुत सारे एरियाज़ को कवर करता है। यहाँ क्या है, आप गए, आपने फटाफट कॉल किया, बहुत सारी यहाँ पे क्या है स्टोर टाइप भी मैं उसे कह सकता हूँ, स्टोर खुले हुए हैं भाई, आप जस्ट जाएंगे अपना चेकअप करवाइए, आपको मेडिसिन आपको सब चीज़ मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, जैसे स्टेट वाइज अगर हम बात करें केरल का और बिहार का, तो केरल और बिहार में देखिए वैसे ही अंतर है। बिहार के अंदर जो हेल्थ केयर जो इंफ्रा है वो बहुत ही ज़्यादा कम है, केरल के अंदर हाई लेवल इंफ्रा है। अब देखिए इंफ्रा केवल यही नहीं है कि आपने बड़ी सी बिल्डिंग बना दी और आपके पास कोई उसके अंदर मशीन नहीं है, आपके वहाँ मशीन भी होनी जरूरी है। मान लीजिए अगर आपके पास कोई सिटी स्कैन, MRI ये सारी चीज़ करवाने, कोई टेस्ट करवाने आ रहा है तो आपके पास वो मशीन भी होनी भी जरूरी है। गाँव के लेवल पे अगर आप देखेंगे, मान लीजिए मैं यूपी की बात करता हूँ, अगर यूपी में कोई गाँव है और अगर आप गांव में किसी हॉस्पिटल में जाते हैं और आपको अगर वहाँ पे MRI CT स्कैन करवाना है तो आपको छोटे से गांव में उसकी मशीन नहीं मिलेगी, क्योंकि उसका क्या है, वो मशीन ही बहुत ज़्यादा महंगी आती है। तो गांव के लेवल के हॉस्पिटल जो हैं वो उसे नहीं रखते हैं, वो आपको बड़े हॉस्पिटल में रेफ़र कर देंगे, जैसे लखनऊ हो गया, कानपुर में भी कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, आपको वहाँ रेफ़र कर सकते हैं। ऐसे बड़ी बड़ी जगहों पर वो आपको रेफ़र कर देंगे। अब देखिए, अब इसको टैकल करने के लिए, यानी इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ हमारी गवर्नमेंट के थ्रू बनाई गई थी, जिसका सबसे पहला पॉलिसी लिंक है NHM, यानी कि इसका मतलब है नेशनल हेल्थ मिशन, जो टारगेट करता है रूरल डिस्पैरिटीज़ को। इसका मेन मोटो यही है कि जैसे अगर आप लखनऊ, और मैं एक गांव की बात कर रहा हूँ यूपी के, लखनऊ में अगर आप जा रहे हैं और वहाँ पे आपको कोई हॉस्पिटल दिख रहा है और वहाँ पे अगर 3 मशीनरी वहाँ पे रखी हुई है किसी टेस्ट को करने के लिए, तो वही सेम टू सेम मशीनरी गांव के एक हॉस्पिटल में भी होनी ज़रूरी है,
जिससे क्या हो, आपने मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ देखा होगा कि गांव में आधे से ज़्यादा लोगों की मौत तो केवल इस वजह से हो जाती है कि वो बीमार होते हैं और उनको प्रॉपर टेक केयर नहीं मिल पाता है, ना ही हॉस्पिटल के थ्रू, ना ही उनके फैमिली के थ्रू। हॉस्पिटल के थ्रू क्यों भाई? देखो, सबसे पहले तो क्या है, अगर कोई बंदा शहर में रह रहा है, वो कमा रहा है, मे बी उसके पास तो इंश्योरेंस भी हो सकता है, लेकिन गांव में रहने वाले मोस्ट ऑफ द पीपल के पास इंश्योरेंस नहीं है। ये रियलिटी है इस बात की। वहाँ पे क्या है, अगर आपको 1 लाख रुपए खर्च करना है तो आपके पास केवल कुछ सोर्सेस होते हैं उस पैसे को इकट्ठा करने के लिए। या तो आप किसी से उधार लेंगे, या तो आप अपनी ज़मीन किसी के पास गिरवी रखेंगे, उसके बाद ही आपके पास वो पैसा आएगा। नेक्स्ट हमारे पास स्टार्ट होता है यूनिट नंबर 2, जिसका मतलब है हेल्थ एक्सपेंडिचर। हेल्थ एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? देखिए, आप अगर 1 रुपया भी अपने जेब से या फिर कहीं से भी पैसा अगर आप अपनी हेल्थ के ऊपर खर्च कर रहे हैं तो आपका हेल्थ एक्सपेंडिचर माना जाएगा। यानी कि टेस्ट करवाने से लेके मेडिसिन खाने तक, मेडिसिन लेने से पहले, लेने के वक्त और मेडिसिन लेने के बाद जो भी आप उसको मेडिसिन खाते वक्त जो भी आप उसका टेक केयर कर रहे हैं, उस टाइम तक सारा पैसा मिला के हेल्थ एंड एक्सपेंडिचर के अंदर वो आएगा। यानी कि आपको वो हेल्थ के ऊपर एक्सपेंडिचर किया गया है। सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट आता है हेल्थ केयर स्पेंडिंग ग्रोथ। यानी कि मतलब क्या है इसका, कि कैसे कैसे ग्रोथ हो रही है हेल्थ केयर के ऊपर, स्पेंडिंग के ऊपर। ग्लोबल ट्रेंड जो दिखाता है वो हेल्थ स्पेंडिंग जो ग्रोथ है वो किसी भी कंट्री के जीडीपी से फास्टर हो रही है। देखिए, इसका मेन प्रॉब्लम क्यों है? यानी कि अब आप सोच रहे होंगे कि भाई हेल्थ के ऊपर स्पेंडिंग इतना ज़्यादा क्यों बढ़ता जा रहा है। देखिए, अभी मैंने आपको सबसे पहले ये बताया कि जो हेल्थ का एक फैक्टर होता है वो क्या होता है कि वो एज के साथ साथ में डेप्रिसिएट होता जाता है। यानी मैंने अभी आपको 20 और 60 का एग्जांपल दिया था, तो उसी तरह से अगर आपकी कंट्री में एजिंग पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे उनके लिए आपको मेडिकल सुविधाएं डेवलप करनी पड़ेगी। नेक्स्ट हमारे पास आती है लोगों की लाइफ स्टाइल। आप देखते होंगे शहरी इलाकों में कई सारी जगह पे, कई सारी क्या, मोस्ट ऑफ द केसेस ऐसे ही हैं, सुबह 9-10 बजे उठना है, अपना रात में 12-1 बजे 2 बजे सोना है। तो इससे क्या होता है, ये लाइफ स्टाइल किसी पर्सन का दिखाता है। उसमें क्या होता है, डायबिटीज़ की है, हाइपरटेंशन की है, और भी कई सारी बीमारियां जन्म लेती हैं। नेक्स्ट क्या है, अब देखिए, हम टेक्नोलॉजी के एस्पेक्ट को इसमें भूल नहीं सकते हैं। जैसा सबसे पहले अगर आपको पता है कि अगर आपको कहीं ऑपरेशन करवाना होता था तो आपको वही कैंची से या फिर किसी ऐसे टूल से इस्तेमाल किया जाता था कट लगाने के लिए, सिलने के लिए। लेकिन आजकल क्या है, लेज़र बीम के थ्रू भी ऑपरेशन होने लग गए हैं। यानी कि आप जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपका ऑपरेशन कब हो गया और ऑपरेशन आपका हो जाएगा। अब डेटा है कई सारी, जैसे इंडिया जो है वो इंडिया अपनी जीडीपी का 3% से भी ज़्यादा, 3% से भी कम एक्सपेंड करता है, पब्लिक और प्राइवेट दोनों ओवरऑल मिला के। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर। देखिए, आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होता है, जब एक इंडिविजुअल अपनी जेब से 1 रुपया खर्च करता है तो उसे आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर कहते हैं। ऐसा क्यों? आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर का जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है, सबसे पहले तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो जाती है। अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, गांव के घरों में क्या होता है, अक्सर गांव में अगर कोई रह रहा है, अगर उसको किसी का इलाज करवाना है तो क्या करेगा, वो अपनी ज़मीन को और उसके पास जो ज्वेलरीज होती हैं वो उनको जाके किसी ज़मींदार को जाके पास रख देगा। तो इससे क्या होगा, इससे क्या होती है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी आती है। देन मेडिकल पॉवर्टी है, यानी कि सबसे पहली बात तो वो कई सारे लोग ऐसे होंगे जो अपना इलाज ही नहीं करवाएंगे पैसों के चलते, कि उनके पास पैसे ही नहीं हैं। अब देखिए स्टैट्स क्या होते हैं इसके, डेटा, यानी कि ओवर 60 मिलियन इंडियंस पुश्ड इनटू पॉवर्टी एनुअली ड्यू टू हेल्थ कॉस्ट। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एक डेटा है जिसका कहने का मतलब ये है कि हर साल कम से कम, यानी कि 60 मिलियन इंडियंस जो होते हैं वो गरीबी के अंदर ढकेल दिए जाते हैं बिकॉज ऑफ हेल्थ कॉस्ट। यानी कि इंडिया के अंदर देखो, मैंने भी आपको बताया कि गांव के अंदर क्या प्रॉब्लम है, वहाँ पे लोगों ने इंश्योरेंस नहीं ले रखा है। तो मेनली प्रॉब्लम यहीं से अराइज होती है, या तो गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करे तभी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अब देखिए, इसके जो ये प्रॉब्लम हुई है हमारी गवर्नमेंट ने भी देखा, उसके बाद में एक पॉलिसी, जैसे आप सभी को पता है कोई ना कोई पॉलिसी हर चीज़ प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए लेके आई जाती है। तो यहाँ पे भी एक पॉलिसी आती है जिसका नाम है आयुष्मान भारत। इट एम्स टू रिड्यूस
OOP यानी कि आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर बर्डन फॉर 50 करोड़ इंडियंस। देखिए इस जो पॉलिसी के अंदर है, इसके अंदर क्या दिया जाता है, आप लोग 5 लाख तक का आप लोगों के पास इंश्योरेंस होता है, यानी कि आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके वो जो आपके पास एक कार्ड होगा जिसे हम कहते हैं आयुष्मान कार्ड, और उस जो पर्सन को हम कहते हैं आयुष्मान धारक, आयुष्मान कार्ड धारक, वो जो कार्ड जब आप किसी जाके हॉस्पिटल में देंगे तो कार्ड में कुछ डेटा होता है, कुछ नंबर्स होते होंगे, हम इसमें नहीं जाते हैं। उस नंबर्स को अपने कंप्यूटर में सेट करते हैं। उसके बाद होता क्या है, वो कंप्यूटर आपके सारे डेटा को फैच करता है, गवर्नमेंट के पास रिक्वेस्ट जाती है। यानी कि देखो सिंपल वर्डों में अगर हम बात करें तो इस पॉलिसी का मतलब यही है कि आपके बिहाफ पे 5 लाख रुपए तक का गवर्नमेंट पे करेगी अपनी जेब से। तो ये बहुत ही ज़्यादा एक अच्छी पॉलिसी है, और जितना इसका मतलब फीडबैक इसके काफ़ी सारे लोगों ने दिए हैं, तो ये फीडबैक बहुत ही ज़्यादा अच्छा फीडबैक आया है, स्पेशली उन लोगों के लिए जो कोई गरीब परिवार है, उनके पास इतना भी वो अफोर्ड नहीं करते हैं, जो 100 रुपये 150 रुपये डेली के कमाने वाले लोग हैं। भाई देखो बीमारी ऐसा नहीं होता कि आप बड़े कोई घर का है तो उसको बड़ी बीमारी आएंगी, छोटे कोई घर का है तो उसको छोटी बीमारी आएंगी। बीमारी कभी भी किसी को भी कैसी भी बीमारी हो सकती है, ठीक है। तो इसी सब चीज़ों को देख के, लेकिन ये पॉलिसी बहुत ही ज़्यादा अच्छी पॉलिसी रही है। नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ मेडिकल केयर। देखिए सबसे पहले फ्रॉम डिजीज ट्रीटमेंट टू हेल्थ प्रमोशन एंड प्रिवेंटेशन। देखिए सबसे पहले क्या होता था इंडिया के अंदर की, इंडिया के अंदर नहीं वर्ल्ड के अंदर की अगर हम बात करें आज के काफ़ी टाइम पहले की, तो जब कोई बीमार होता था उसकी ट्रीटमेंट होती थी, इसको हम कहते हैं डिजीज ट्रीटमेंट। लेकिन अब क्या आता है, अब आता है प्रिवेंटेशन। देखिए ट्रीटमेंट मतलब क्या होता है, कोई चीज़ हो गया है आप उसे ठीक कर रहे हैं। प्रिवेंटेशन का मतलब ये होता है आप कोई चीज़ हुआ नहीं है आप उसे रोक रहे हैं, यानी कि बाढ़ आने से पहले आप उस बाढ़ को रोकना चाहते हैं। ये क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा आपका अपने से प्रिवेंट किया। लेकिन वही बाढ़ आ चुका है, अब आप जाके वहाँ डैम बना रहे हैं कि अब भाई वो बाढ़ जितना पानी आ चुका है ठीक है अब आगे नेक्स्ट ना आए, वो कहलाएगा ट्रीटमेंट, कि आप उसे ट्रीट कर रहे हैं। पानी आ गया है अब आप लोगों को मेडिसिन बांट रहे हैं, वो ट्रीटमेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल क्या है, सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल आता है यहाँ पे स्वच्छ भारत अभियान का, जिसके अंदर क्या होता है सैनिटेशन होता है, फ्यूअर इंस्पेक्शंस होते हैं। तो ये सारी चीज़ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हुई है इंडिया के लिए और इंडिया के लोगों के लिए। देन हमारे पास नेक्स्ट वापस से अगेन आयुष्मान भारत आता है, जो हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स के ऊपर फोकस करता है, और जो पुअर पीपल्स हैं जो इकोनॉमिकली अफोर्ड नहीं कर सकते हैं हेल्थ केयर, उनके लिए ये लाया गया एक स्कीम है सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू। नेक्स्ट हमारे पास आता है डिमांड फॉर मेडिकल केयर। डिमांड फॉर मेडिकल केयर यानी कि मतलब क्या होता है, देखिए डिमांड जो मेडिकल केयर का मतलब ये है कि एक तो सबसे पहले एमरजेंसी होती है और फिर होती है इलेक्टिव। एमरजेंसी का मतलब क्या होता है, आप गए, आपको कोई अचानक से आप जा रहे हैं, आपका एक्सीडेंट हो गया, अब भाई सर से बहुत सारा खून बह रहा है, एकदम बहुत ही ज़्यादा बुरी कंडीशन होगी, तो क्या कहलाएगी, वो एमरजेंसी सिचुएशन कहलाएगी। सेकेंड वन है आप गए, एक नॉर्मल आपको फीवर है, आप नॉर्मली जा सकते हैं, तो ये एक सेकेंड टाइप की डिमांड है। देखिए कई सारे फैक्टर जो होते हैं वो डिमांड को इफेक्ट करते हैं। अब आपको बहुत तेज फीवर है बट आपके पास पैसा नहीं है, तो इसका मतलब क्या होगा, आप भाई मेडिकल की शॉप पे नहीं जाएंगे, आप अपने लिए दवा नहीं खरीदेंगे। तो फैक्टर में अगर हम सबसे पहले बात करें तो इनकम आता है, देन प्राइस आता है। इंश्योरेंस भी एक बहुत ज़्यादा की रोल प्ले करता है आज के टाइम पे किसी भी कंट्री के अंदर। सबसे पहले अगर हम इनकम की बात करें, इनकम ऐसे ही है कि अगर आपका इनकम हाईएस्ट है आप अपना डेली बॉडी चेकअप करवा सकते हैं, 15 डेज़ पे आप अपना बॉडी चेकअप करवा सकते हैं। अगर हम प्राइस की बात करें, सोच लीजिए आपको एक फीवर हो रखा है और आपको जो मेडिसिन लेनी है वो मेडिसिन भाई 250 रुपये की आती है, बट अगर आप उसे अफोर्ड ही नहीं कर सकते हैं तो डिमांड कैसे बनेगा, आप उसे अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे, आप उस मेडिसिन को खरीद ही नहीं पाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंश्योरेंस। अब देखिए आपको बहुत ही कुछ सीरियस कुछ इंजरीज हुई, सीरियस कुछ बीमारी हो गई और आप हॉस्पिटल जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते, आप उस मेडिकल का ट्रीटमेंट नहीं लेंगे। लेकिन फिर आपके पास आता है भाई हमने तो पुराने टाइम का इंश्योरेंस कुछ भी ले रखा है, 5 लाख का 6 लाख तक का उसमें कवर है, आप जाके वो पेपर डॉक्टर को सबमिट, अपने इंश्योरेंस को सबमिट करते हैं, इंश्योरेंस वाला आके पैसा दे देता है। तो क्या हुआ, इससे डिमांड क्या है, मेडिकल हेल्थ केयर की बढ़ गई। अब देखिए नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यूनिट नंबर 3, जिसका मतलब होता है हेल्थ इंश्योरेंस। और ये हेल्थ इंश्योरेंस आज के टाइम पे किसी भी कंट्री के लिए नहीं, पूरे वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ा वरदान साबित हुआ है। अब देखिए कई सारे फॉल्ट होते हैं, फ्रॉड्स होते हैं, ये अलग बात है, हर एवरी कॉइन हैज़ 2 साइड्स, बट हेल्थ इंश्योरेंस बहुत ज़्यादा की रोल प्ले कर रहा है हर किसी की इकोनॉमी में। अगर हम अमेरिका की बात करें, एक एग्जांपल ले रहा हूँ मैं यहाँ पे, अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका के अंदर अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है तो भाई आप अपना इलाज नहीं करवा पाएंगे। वहाँ का जो
क्या कहते हैं, आपको वहाँ जाने पे ही, स्टूडेंट हो, कोई 1 ईयर बेबी हो, या फिर कोई 60+ ईयर कोई ओल्ड मैन हो, आप सभी को वहाँ पे हेल्थ इंश्योरेंस होना ज़रूरी है। आपको वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली इंफ्रा है। अगर आपके पास हेल्थ इंश्योरेंस है तब तो आपका बहुत ज़्यादा नॉर्मल एकदम स्मूथली आपका इलाज हो जाएगा। अगर हम बात करें हेल्थ इंश्योरेंस के ऊपर, तो देखिए सबसे पहले क्या होता है, डिमांड क्या होती है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, हमारे पास सबसे पहले ये आता है अनसर्टेनिटी, यानी कि हेल्थ इवेंट्स होते हैं वो अनप्रिडिक्टेबल हैं और वो एक्सपेंसिव भी हो सकते हैं। इंश्योरेंस क्या होता है, इंश्योरेंस क्या होता है, रिस्क को क्या होता है वो कम करता है, वो रिस्क को डिवाइड कर देता है। मान लीजिए आपके किसी इलाज में 3 लाख रुपए का आने वाला है पैसा, और अब आपके पास 2 लाख का इंश्योरेंस है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको केवल 1 लाख रुपए अपनी सेविंग्स में से या फिर आपको अपने पास से इकट्ठा करना है। ये कहलाएगा इंश्योरेंस की प्रॉब्लम। अब देखिए प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जो होते हैं वो ये सोचते हैं कि मेनली अभी आप मुझे सुन रहे होंगे, आप लोगों के पास ही मुझे लगता है कि आप लोगों के पास इंश्योरेंस नहीं ही होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होती है, मेनली पीपल अवॉइड करते हैं इंश्योरेंस जब तक वो बीमार नहीं हो जाते। यानी कि वो लोग तो ये सोचते हैं भाई हम बीमार पड़ेंगे ही नहीं कभी, हम एकदम अमर हैं और हमें तो कोई प्रॉब्लम होगी ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम है लोगों के अंदर। ये प्रॉब्लम क्या होती है, ऐसे नहीं है वो लोग सोच रहे हैं, अब किसी के पास भाई किसी की अर्निंग ही महीने की 15,000 रुपये है और वो बच ही नहीं रहा उसका, तो 1,000 रुपये वो इंश्योरेंस पे कहाँ से वो खर्च करेगा पर मंथ के हिसाब से। ये गवर्नमेंट को भी सोचने की ज़रूरत है और ये लोगों को भी है कि भाई अगर आप 15,000 कमा रहे हैं तो आप जो अपने रिच वाले शौक थोड़े से अगर आप कर रहे हैं तो आप उसको कम करिए और आप अपने लिए इंश्योरेंस तो खरीद ही लें कम से कम। तो और इंश्योरेंस को खरीदते वक्त कई सारी बातें भी ध्यान में रखनी चाहिए कि आपको हॉस्पिटल बेड दे रहा है नहीं दे रहा, कौन से जो ट्रीटमेंट है इलाज है वो उसमें शामिल कर रहा है नहीं कर रहा है, क्योंकि कई बार इंश्योरेंस वाले भी भाई इधर उधर घपला करते रहते हैं। अब सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन ये है कि जैसे कि इंडिया के अंदर सरकार ने आधार कार्ड, पैन कार्ड और कई सारी चीज़ ऐसा बता रखा है भाई अगर आपके पास ये नहीं है तो आपका कोई भी काम आगे होएगा ही नहीं डॉक्यूमेंटेशन का। तो इसे मैंडेटरी करना चाहिए पब्लिक के लिए। भले ही आप अलग अलग स्कीम में आप इतना सारा पैसा डालते हैं तो आप लोगों के पास वो मंथ के हिसाब से पैसा भिजवाइए, प्राइवेट एंटिटीज़ को वो पैसे दे दीजिए और बट लोगों का इंश्योरेंस करवाइए। क्योंकि मानना ये है कि जिस कंट्री में अगर इंडिया की अगर बात करें, इंडिया में अगर कोई कंट्री है तो इंडिया ही एक कंट्री है, इंडिया के अंदर कुछ लोग हैं और उनके पास अगर इंश्योरेंस नहीं है, अगर वो गरीब है तो भाई वो मारे ही जाएंगे, और अगर उनके पास कोई ऐसा एसेट नहीं है जिसे वो बेच सकते हैं। नेक्स्ट हमारे के पास आता है सप्लाई एंड मैनेज केयर। मैनेज केयर टूल क्या होते हैं, गेट कीपिंग है, फॉर्मुलरीज है, कैप्शन पेमेंट्स है, और ये देखो भाई मैंने ये गूगल से निकाला हुआ है और इसे इतना ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, कॉस्ट कंट्रोल, एफिशिएंसी है। क्रिटिसिज्म क्या होता है, समटाइम रेस्ट्रिक्ट एक्सेस टू नीडेड केयर, यानी कि समटाइम वो रेस्ट्रिक्ट कर देता है जो नीडेड केयर है उसके लिए। उसके बाद आता है हमारे पास गवर्नमेंट प्रोविजंस और यूनिवर्सल इशूज़। देखिए गवर्नमेंट प्रोविजंस यानी कि मतलब क्या होता है, यानी कि गवर्नमेंट क्या क्या चीज़ कर रही है। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, एक्सेस टू सर्विस विदाउट फाइनेंशियल हार्डशिप। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का मतलब ये है कि आप कोई भी हेल्थ केयर की फैसिलिटी एक्सेस कर पाएँ बिना किसी फाइनेंशियल दिक्कतों के, यानी पैसों की दिक्कतों के, उसे हम कहते हैं UHC, यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज। नेक्स्ट हमारे पास आता है चैलेंज इन LMIC। सबसे पहले लो टैक्स बेस है, इनफॉर्मल सेक्टर डोमिनेंस होना चाहिए, लिमिटेड प्रोवाइडर नेटवर्क, कई सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इंडिया का अप्रोच क्या है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना फॉर हॉस्पिटलाइजेशन, ESIC फॉर फॉर्मल वर्कर। आप सभी को पता होगा ESIC क्या होता है। यहाँ पे क्या होता है, अगर मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है, अगर कोई कंपनी है उसमें अगर 20 लोगों से या फिर 16 लोगों से ज़्यादा काम करते हैं तो वो कंपनी, प्राइवेट एंटिटी, वो कुछ मतलब नहीं रखता। अगर उसके अंदर 20 या फिर 16 लोगों से ज़्यादा काम कर सकते हैं तो ये उस एंटिटी की जिम्मेदारी होती है कि अपने वो एम्प्लॉय का इंश्योरेंस करवाए, जिसको ESI कहते हैं। इसके लिए प्रॉपर एक हॉस्पिटल डेजिग्नेटेड होता है, यानी कि हॉस्पिटल बनाया जाता है। कई प्राइवेट कंपनीज क्या करती हैं, वो टाई अप कर लेती हैं हॉस्पिटल के साथ में। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं इंटरनेशनल कंपैरिजंस। अब देखिए इंटरनेशनल कंपैरिजन में आता है कि कई सारे मॉडल्स हैं पूरी कंट्री में कि आप कौन से बेसिस पे करते हैं। यूनाइटेड किंगडम ये फॉलो करता है बेवरेज मॉडल को, जिसका मतलब होता है फ्री केयर पब्लिक हॉस्पिटल्स। देन हमारे पास आता है जर्मनी फॉलो करता है बिस्मार्क, यानी कि मैंडेटरी एम्प्लॉयर इंश्योरेंस, यानी कि जो भी एम्प्लॉयर है वो अपने एम्प्लॉय को इंश्योरेंस देगा। तो भाई देखिए इंडिया के अंदर अगर हम बात करें, तो इंडिया में सरकार ऐसा भी कर सकती है कि ये मैटर नहीं करता कि वो आपके वहाँ पे पर डे बेसिस पे जॉब कर रहा है
ये मैटर नहीं करता, वो आपके डेली बेसिस पे जॉब कर रहा है या फिर सैलरी पे जॉब कर रहा है, लेकिन आपको उसका इंश्योरेंस करवाना ही करवाना होगा। यूएसए की अगर हम बात करें तो ये मार्केट प्राइवेट है, यानी कि हाई कॉस्ट है, लेस एक्सेस की बात है यहाँ पे। कनाडा के अंदर एनएचआई मॉडल है, यूनिवर्सल केयर है, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 4, जिसका मतलब होता है इकोनॉमिक एंड मेंटल हेल्थ। इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस। देखिए, इकोनॉमिक बर्डन ऑफ मेंटल इलनेस मतलब ये है, सबसे पहले तो डायरेक्ट कॉस्ट जो आते हैं हॉस्पिटलाइजेशन के, मेडिकेशन के। फिर हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट कॉस्ट आते हैं लो प्रोडक्टिविटी के, अनएम्प्लॉयमेंट के। देन हमारे पास आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का एस्टिमेट। देखिए, ये कोई एकदम ब्रीफ में जाने वाली चीज़ें नहीं है कि जिसे मैं आपको डिटेल में समझाऊं। ये केवल एक छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, जिसे अगर आप अपने दिमाग में रखेंगे तो आप आंसर बहुत ज़्यादा क्लियरली लिख पाएंगे, यानी कि आपको लिखने में कोई ऐसा नहीं होगा भाई क्या लिखूँ क्या लिखूँ क्या लिखूँ, सोचना नहीं पड़ेगा। WHO एस्टिमेट क्या है? मेंटल डिसऑर्डर कॉस्ट $1 ट्रिलियन ग्लोबली पर ईयर, यानी कि जो मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली जो प्रॉब्लम होती है वो $1 ट्रिलियन की ग्लोबली पर ईयर है। यानी कि भाई इतना तो पाकिस्तान की इकोनॉमी से कई गुना ज़्यादा इसका तो ये खर्चा ही निकल जाता है। फिर हमारे पास आते हैं डिमांड साइड, कई सारे चैलेंज होते हैं, जैसे कि लैक ऑफ अवेयरनेस, लो इंश्योरेंस कवरेज, यानी कि पर्सन के पास ये चीज़ें नहीं होती। सप्लाई साइड चैलेंज क्या आता है? शॉर्टेज होता है मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल की। रूरल एरिया, जो गांव के जो एरियाज़ हैं, रूरल एरियाज़ जो हैं वो अनकवर्ड हैं। पॉलिसी क्या है? इंडिया है 0.3 साइकेट्रिस्ट पर 1 लाख पॉपुलेशन, यानी कि अगर आप 1 लाख कोई पॉपुलेशन है जिसको मेंटल प्रॉब्लम है तो उसके पास 0.3 साइकेट्रिस्ट पर हैं। फिर हमारे पास आता है इंटरवेंशंस, लो कॉस्ट अप्रोच, कम्युनिटी हेल्थ केयर वर्कर। इंटीग्रेशन क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करता है इंक्लूजन ऑफ मेंटल हेल्थ इनटू प्राइमरी केयर। इंडिया नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम प्लस मेंटल हेल्थ केयर एक्ट 2017। नेक्स्ट हमारे पास आता है यूनिट नंबर 5, हेल्थ सिस्टम। इसके अंदर क्या होता है? इंडिया के हेल्थ सिस्टम की अगर हम बात करें तो ये क्या होता है? स्ट्रेंथ जो है इंडिया के हेल्थ सिस्टम वो क्या है? सबसे पहले तो लार्ज प्राइवेट सेक्टर है, और मेरे कहने का मतलब ये है कि भाई ये लार्ज प्राइवेट सेक्टर जो है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम भी है इंडिया के अंदर। ये क्या करते हैं? ये घपला फ्रॉड कर करके किसी न किसी तरह से इंश्योरेंस वगैरह में बहुत ज़्यादा डाइवर्जन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें, एक्सपेंडिंग गवर्नमेंट स्कीम। हाँ, ये एक अच्छा स्कीम है, यानी कि जैसे मैंने अभी आपको बताया कि प्रधानमंत्री जो जन आरोग्य था वो एक था, और आयुष्मान भारत जो स्कीम था वो एक था। तो ये अच्छा स्कीम है, गवर्नमेंट अपना जो एक्सपेंड कर रही है गवर्नमेंट स्कीम को। चैलेंजेस की अगर हम बात करें तो लो गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, और इनइक्वालिटी इन एक्सेस है, यानी कि शहरी लोग हैं वो किसी भी हॉस्पिटल में जा सकते हैं, गांव के लोगों के पास हॉस्पिटल ही नहीं है। ह्यूमन रिसोर्स शॉर्टेज है। हेल्थ केयर फाइनेंसिंग की अगर आप बात करें तो सोर्सेज कौन कौन से हैं? जनरल टैक्सेशन यूके और इंडिया में, सोशल इंश्योरेंस जर्मनी में, प्राइवेट इंश्योरेंस यूएस में, और आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर इंडिया। रिफॉर्म्स कौन कौन से हमें ज़रूरत है? इंक्रीज पब्लिक हेल्थ स्पेंडिंग 2.5% ऑफ जीडीपी, नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017। और ये क्या करता है? ये एक्सपेंड करता है रिस्क पूलिंग को। देखिए, रिफॉर्म तो हमारे इंडिया के अंदर बहुत सारी ज़रूरत है। तो यही हमारा पूरा का पूरा सिलेबस यूनिट नंबर 1 से है कि यूनिट नंबर 5 का ख़त्म होता है, और हमें 28 मिनट्स लगे हैं टोटल। और इसके साथ में मैं अटैच कर रहा हूँ एक PDF, जिसमें आपको कुछ क्वेश्चन दे रखे हैं और आंसर्स दे रखे हैं, और ये जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है इससे रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस उसी PDF में दिए हुए हैं और आंसर्स के साथ में हो। तो अगर आप उन्हें पढ़ लेते हैं तो भाई ठीक है, आप एग्ज़ाम में पास तो हो ही जाएंगे। थैंक यू सो मच।